हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। मोसाड के ऐसे 2 एजेंट पकड़े गए हैं सऊदी अरेबिया में जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन का है। हाँ भाई, ये सब कहानी बनाई गई है। उसके अलावा एक हैदराबाद से बड़ी वायरल वीडियो आ रही है, जहां पे बोला जा रहा है कि हम भाई इज़राइल के लिए ड्रोन बना रहे हैं, फिलिस्तीन एंड व्हाट नॉट। मैं आपको सब दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। इसके साथ एक और कहानी थी कि भाई सिलीगुड़ी में एक यूनियन टेरिटरी बन रही है। वैसे ये काफ़ी आइडियल सजेशन है, बट ये कहानी सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईआरएस डेना ले लीजिए या फिर सिलीगुड़ी यूटी ले लीजिए। हर जगह कोशिश क्या की जा रही है कि भाई भारत को ये इज़राइल, ईरान, इसके किसी ना किसी कंट्री के साइड दिखाया जाए, विच इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। I don't know how many THAAD. पिछले 11 साल से इसराइल हैदराबाद में ड्रोन्स और मिसाइल्स बना रहा। इसराइल हैदराबाद में ड्रोन्स और मिसाइल्स बना रहा। एल्बिट सिस्टम्स एक इजरायली डिफेंस कंपनी है जिनका जॉइंट वेंचर है। यहां पे मेरे प्राइम मिनिस्टर के बेस्ट फ्रेंड अदानी जी, दोनों की कंपनी जिसका नाम है अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, इनकी फैक्ट्री है शमशाबाद पे और ये बना रहे 900 हर्मेस यूएवी ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए गए थे फलस्तीन की जंग में हाल ही में और फिलहाल ईरान की जंग में। सोचिए, नोबडी लाइक्स इट जब आपके घर के पास क्या बात है, नया नया आदमी है ना, नया नया आदमी वो जियो पॉलिटिक्स पढ़ता है तो उसको ऐसे ही अजीब सा लगता है। ठीक है। तो ये बंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज कर रहा है और मैं इसे पॉइंट ब्लैंक आंसर करना चाहता हूँ। ये कोई प्रोपागेंडा या फिर कोई पेड वीडियो नहीं है। इसको मैं पॉइंट ब्लैंक आंसर करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी गाड़ी में ईरान का डीजल लगा हो कभी, तो हो सकता है कि मेरे टैक्स पेयर पैसे से चाबहार पोर्ट को बिल्ड किया गया हो, तो हो सकता है कि इंडिया में ऐसे वेपन्स बने हों, ऐसे म्यूनिशंस बने हों जो कि इज़राइल को सप्लाई हुए हों। हो सकता है ऐसे म्यूनिशंस बने हों जो रशिया को सप्लाई हों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से समझिए। अननेसेसरी, अननेसेसरी। ये कोशिश मत करिए कि हैदराबाद में ये हो रहा है, तो हैदराबाद है ना, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए तो हैदराबाद थोड़ा डेवलप हो जाए। ठीक है? हैदराबाद में और क्या-क्या चीज़ों की कमी है, कैसे वहाँ पे और आईटी सेक्टर आ सकता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस हो सकता है। ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन, इज़राइल इज़राइल ये करना बंद करिए भारत में। है ना? आपस में डिवाइड होना बंद हो जाइए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, बहुत सीरियस सीरियस बातें बतानी है। सबसे पहले, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर डिस्पाइट पुश फॉर डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन। तो भाई देखिए, यह है पहली भारत की स्ट्रेटेजिक वीकनेस। आज मुझे आर्टिकल्स ही ऐसे मिल गए कि मैं आपको ये एजुकेट कर सकूं, थोड़ा शेयर कर सकूं कि भाई देखिए, यह है एक वीकनेस। जब तक भारत अपने वेपन्स खुद नहीं बना रहा, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियर सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर फाइटर जेट हो, ठीक है, सब आपको देश में बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कंपनी खरीदनी पड़े, पेटेंट खरीदना पड़े, लोगों को ब्राइब करना पड़े, जो करना पड़े वो करिए एंड गेट इट डन। रफाल के बाद ऐसा ना हो कि हमें फिर से फाइटर जेट की जरूरत पड़े किसी और से। एट मैक्स Su-57। उसके बाद कृपया करके भारत के ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि भाई कृपया करके अपने जो पैसे हैं और बच्चे हैं उनको फॉरेन में एजुकेट करना बंद करिए, उनको वहां पार्क करना बंद करिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियाज फ्यूचर, तो अपने आप देखिए इंडिया में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को कृपया करके डिफेंस प्रोडक्शन से हटाइए। रेड टेप की कोई जरूरत नहीं है। जिस एरिया में भी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप गई है उस सेक्टर को भाई ये ब्यूरोक्रेसी ने बर्बाद करके खा गए हैं। ठीक है। इसके साथ एक दूसरी वार्निंग आ रही है, वार्निंग्स है, बड़ी क्राइसिस। वी आर लुकिंग एट अ बिग क्राइसिस फॉर साउथ एशिया, फॉर इंडिया। ठीक है। तो ये क्राइसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। कोविड के टाइम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया था, सप्लाई चेन डिसरप्शन, सप्लाई चेन रिस्क। ठीक है। तो ये जो सप्लाई चेन्स होते हैं ये डिसरप्ट होते हैं वॉर के कारण। अब ट्रंप ने वॉर शुरू कर दिया। अब देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ आपके ऑयल गैस को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सल्फर, चिप्स, फर्टिलाइजर सप्लाई, बहुत सारी, धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा कि हर चीज को अफेक्ट करेगा। लैपटॉप्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्राइस बढ़ने लगेगी, क्योंकि जैसे ही वॉर शुरू होता है कंट्री अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर देती है। एवरीवन स्टार्ट्स स्टॉकिंग। ठीक है। जिस तरीके से हम ह्यूमन से हम क्या करते हैं, हम पानी की बॉटल जाके खरीद लेंगे, खूब सारा राशन खरीद लेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा ऐसा पैनिक हुआ था मिडिल ईस्ट में, राइट? तो ये पैनिक जब होता है तो क्या होता है, सारी कंट्रीज भी अपना सामान खुद प्रोटेक्ट करने लगती है। उसके कारण क्या होता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। पहला आपको मैंने पॉइंट बता दिया वीकनेस का। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बता दिया कि सप्लाई चेन डिसरप्शन, इसका मतलब सप्लाई चेन भारत के अंदर बनने पड़ेंगे। हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको
तुरंत कम करना पड़ेगा। तीसरा डिसरप्शन आपको जो बता रहा हूं, जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए फिलिस्तीन की जगह, वो है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग वेरी स्मार्ट। आप एंथ्रोपिक को फॉलो कर लीजिए। एंथ्रोपिक का पेंटागन के साथ लड़ाई जो हुई है, उसके ऊपर मैंने एक रील अपलोड की है, आप मेरे को इंस्टाग्राम में देख लीजिए या इंडिया फर्स्ट में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खा रही है नौकरियां, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉरफेयर में यूज किया जा रहा है। जी हाँ, चाहे ईरान की स्ट्राइक्स हों, चाहे मदुरो की स्ट्राइक्स हों, भाई सब जगह मिलिट्री ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये यही ग्रॉक, यही चैट जीपीटी, इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इस टाइम में जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं। अब देखिए टेक महिंद्रा के बारे में ऐसी अफवाह फैली, तो अफवाह भी बहुत फैल रही है, अफवाह भी बहुत फैल रही है। आपको दिखाऊंगा, ऐसी ऐसी अफवाहें फैली है ना, ऐसे ऐसे महान ट्विटराइटी हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई हैं इंडिया के अगेंस्ट। आई डोंट नो कौन इनको ऐसे पैसे देता है कि भारत के अगेंस्ट बात करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही टेक महिंद्रा के ऊपर बोला गया कि 30,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि एक साल में सिर्फ 17 लोगों को नेट एम्प्लॉयमेंट मिली है, ठीक है। वो बात बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट थी, फैक्चुअली उसको एक एक मैंने पॉइंट निकाला था, बट यहाँ पे टेक महिंद्रा ने खुद ही बोल दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ड्रामेबाजी है, ये किसी ने रूमर फैलाया। अच्छा, रशिया रिमेन्स टॉप स्पॉट एज इंडिया क्रूड सोर्स डिस्पाइट यूएस प्रेशर। ये आ गया अगला पॉइंट। तो अभी देखिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल की जो डिप्लोमेसी है, उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। हमें बोला गया कि भाई आपको हम परमिशन दे रहे हैं, हमें बोला गया कि भाई आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना, हम खरीदते रहे, ठीक है। इट्स कॉल्ड ब्रेजननेस, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भाई, हम ऐसे ही खेलते हैं, ओके। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बवाल है। देखो हम रशिया से तो ले लेंगे, ठीक है, कल के डेट में आप अमेरिका से ले लीजिए, परसों ईरान से ले लीजिए, है ना। फिलिस्तीन के पास हो तो फिलिस्तीन से भी ले लेंगे, इजराइल के पास हो तो इजराइल से भी ले लेंगे। बट पॉइंट क्या है कि ये जो डिपेंडेंसी है इसको खत्म करना है। ये डिपेंडेंसी दो तरीके से खत्म होगा। ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें अपने ओशंस में दादागिरी करनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हमें अपने ओशंस में, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहां दादागिरी करके तेल निकालना पड़ेगा, मैसिव एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा दादा। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत के समंदर में तेल ना मिले, तो अच्छे से रगड़ के तेल निकल सकता है। इसके साथ साथ हमें कुछ कंट्रीज में जाके घुसना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाने पड़ेंगे। वेनेजुएला में जाके हमारी कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां से तेल लेके आइए। हम 40 कंट्रीज से तेल ला रहे हैं, बट एक बात समझिए, जब जब हम पैसे दे के तेल लाते हैं, उससे बेटर ये होता है कि हम वहां की ऑयल रिग्स को ही खरीद लें, ऑयल फील्ड्स को ही खरीद लें वन टाइम में, उसके बाद एक्सप्लोर करें, उसके बाद कंटिन्यूसली इंडिया लाते रहें, ओनरशिप हो गई, समझ आया। तो ऑयल रिग्स को खरीदना अब बहुत जरूरी हो गया है। और ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये $100 $200, इसके लिए बाईपास करने के लिए हमें अपने आइलैंड को, स्ट्रेटेजिक अपने पेट्रोलियम रिजर्व को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एरियाज में, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी आपको पेट्रोलियम को सेव करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ 60 दिन 70 दिन की बात नहीं है। वी शुड टारगेट एटलीस्ट 225 डेज ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। सीरियस कहानियां हैं, ये ड्रामा चलता रहेगा, कभी इसको हिट कभी उसको हिट। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, एआई को बिल्कुल ग्रिप में लेना पड़ेगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन को आपको कॉम्बैट करना पड़ेगा, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, और जितनी ऑयल हमें चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें पूरी सप्लाई चेन को ओन करना पड़ेगा, हमें ऑयल रिग्स को ओन करना पड़ेगा, ऑयल फील्ड को ओन करना पड़ेगा। इसके अलावा आ जाइए आप सेंसेक्स, निफ्टी, ये भी आप सुनते होंगे ये ड्रामा। देखिए ऐसा है कि हमारा जो एक्सपोजर है, जो फॉरेन एक्सपोजर है, उसे भी हमें कम करना पड़ेगा। हमारी जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट को ऊपर और नीचे, मतलब फुला दें और नीचे गिरा दें, उससे बेटर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खुद भारतीय बने, छोटे छोटे जो घर के बच्चे हैं। और जब हम सोशल सिक्योरिटी की बातें करते हैं ना, हम बोलते हैं ना ये लाडली बहन लाडली बेटी योजना, इसमें से भी एक कंपोनेंट आप एज ए इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं कि हर लड़की के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट, भाई कि जो टॉप 100 है ना, निफ्टी 100 कंपनीज हैं, उसमें हम कुछ स्टॉक्स खरीद के सारी बच्चियों को गिफ्ट कर रहे हैं। तो इट कैन, हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 12 के 12 महीने में आपको 5,000 रुपए की किस्त दे रहे हैं या 10,000 रुपए की किस्त दे रहे हैं, तो 12 के 12 महीने हमने ये किस्त आपको कैश में ही दे दी, ठीक है। इसमें से हो सकता है 2 किस्तें हमने स्टॉक्स के नाम पे आपको गिफ्ट दे दिया, ठीक है। वी कैन ऑल्सो गिफ्ट स्टॉक्स टू ऑल दी वुमेन फोल्क ना। तो आप ये चीज समझिए कि अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करना, नज करना इन द इंडियन मार्केट्स इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। इसके साथ साथ भारत को एक और गेम खेलना चाहिए, भारत के पैसे दूसरे मार्केट्स को भी कंट्रोल करने चाहिए। साउथ एशिया का ऐसा कोई मार्केट ना हो जहां पे भारत के पैसे ना लगे हों, ताकि कोई भी कंट्री, नेपाल, बालेंशाह, मालेंशाह, ये जो भी आए, ठीक है, अगर कोई आंख दिखाए इंडिया को
ठीक है, तो अगले दिन 4000 पॉइंट्स सीधा सीधा क्रैश होना चाहिए भाई, ऐसा कि उनका सर्किट ब्रेकर लगाना पड़े कि भाई श्रीलंका ने आंखें दिखाई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कराची डूब गया। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए बांग्लादेश की क्या स्थिति है। बांग्लादेश में एक अच्छी चीज हुई है कि भाई जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो पावर में नहीं आए, बट फिर भी कुछ और गेम्स चल रहे हैं। बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस हो गई। अब ये एनर्जी क्राइसिस बांग्लादेश में भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। पाकिस्तान दो सोर्सेस से तेल चुराता था, ठीक है। एक चुराने का उसका तरीका था कि सऊदी से वो फ्री में तेल खरीदता था जिसके पैसे नहीं देता था, और दूसरा तरीका था ईरान से स्मगलिंग करता था। ये दोनों रास्ते खत्म हो गए हैं, तो पाकिस्तान में पैनिक है कि भाई $600 मिलियन हम कहां से दें भाई तेल का। और उसी तरीके से पैनिक ये बांग्लादेश में हो गया, सो मच सो कि पाकिस्तान कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, और हमारा बांग्लादेश प्रिय बांग्लादेश ये कह रहा है यूनिवर्सिटी वगैरह बंद करिए, और भाई एनर्जी क्राइसिस वो बढ़ते जा रही है। इसके अलावा हमें अपने नेबरहुड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेबरहुड में बालन शाह आ गया है। तो आप सोचिए कि जो जेनजी का गेम था जो बांग्लादेश में चला था वो तो फेल हो गया, बट नेपाल में ये सक्सेसफुल हो गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले, है ना, ये बातें बहुत ओपनली लिखी जा रही थी कि बालन शाह अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एंड देखिए जेनजी को कंट्रोल करते हुए ये आ गया। अब ये देखना बहुत जरूरी होगा कि साउथ एशिया के जो प्लेयर्स हैं वो भारत के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और ये जो बिहेवियर है इसको नज करने के लिए हमें भी कुछ फाइल्स चाहिए। साउथ एशिया के सारे लीडर्स की फाइल भारत के पास होनी चाहिए। साउथ एशिया की जो स्टॉक मार्केट है उसका जो कंट्रोल है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया का होना चाहिए। और इसके साथ साथ भारत को हमेशा एज अ पॉजिटिव रोल में देखना चाहिए, कि ये नहीं कि भारत यार परेशान करता है एसेट्रा एसेट्रा। और वो तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं किसी स्क्रू से, किसी ना किसी मूव से आप उस कंट्री की पॉलिटी को कंट्रोल करेंगे। पॉलिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। जो बांग्लादेश में मिसहैप हुआ और अब जो नेपाल में हुआ, इट इज अनफॉर्चुनेट। साउथ एशिया को कंट्रोल करने के लिए हमें उनके फाइनेंशियल मार्केट्स को, उनकी प्रॉपर्टी मार्केट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी मेक्स ऑल द सेंस। इस बंदे ने बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं इंडिया के बारे में, तो वी हैव टू वॉच दिस वेरी क्लोजली। अब एक बड़ी अजीब सी कहानी है, ये ध्यान से देखिए। 2 accused in बांग्लादेश लीडर उस्मान हादीज मर्डर अरेस्टेड बाय बंगाल पुलिस। और यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, और प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए व्हाट इज दिस केस, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। पहले यूनुस और उसके पपेट्स ने कहा कि भाई उस्मान हादी को कुछ लोग मार के इंडिया भाग गए। इंडिया ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया। अब वेस्ट बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स, इनके पास बहुत सारे और भी काम है, बट ये 2 लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइज एज राहुल अलियास फैजल करीम मसूद एंड अलमगीर हुसैन। तो ये 2 लोगों को पकड़ा जाता है, रेजिडेंट्स ऑफ पटुआखाली एंड ढाका। इनको पकड़ा जाता है नॉर्थ 24 परगना से। और उसके बाद बेसिकली आप समझिए कि कॉमन सी बात है, बंगाल पुलिस ये क्यों कर रही है, इसका मतलब एक तरीके से एडमिशन हो गया ना कि उस्मान हादी के जो जिसने हिट किया वो भाई आके इंडिया में रुके हुए थे, ठीक है। तो बंगाल पुलिस ये क्यों कर रही है समझ नहीं आया। इसके बीच में कुछ बड़ी बड़ी कहानियां आई थी, ठीक है। और ऐसी कहानियां आप ऐसे, मतलब मैं सुमित भाई हो सकता है बहुत इमोशनल हो गए होंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को प्रपोज कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दिस। बिग न्यूज फ्रॉम इंडियाज बॉर्डर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज रिवाइव प्लान्स टू क्रिएट इंडियाज 9th यूनियन टेरिटरी। देखिए ये बहुत अच्छा प्रपोजल है कि एक नया यूनियन टेरिटरी होना चाहिए जो बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे हो, ठीक है। कृपया कृपया मतलब एकदम टिपिकल आप समझ लीजिए कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्लस जो अररिया किशनगंज ये बिहार का है, इसको कंबाइन करके एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। दिस इज अमेजिंग, राइट। यहाँ पे देखिए पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, वेस्ट बंगाल में मालदा, उत्तर दिनाजपुर, ये सब इन्होंने कह दिया। उसके बाद देखिए पीआईबी फैक्ट चेक ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आप देखिए ये पॉलिटिक्स से ग्रसित था। पॉलिटिक्स से कैसे ग्रसित था कि अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, और नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल डिवाइड क्रिएट करके, रूमर्स फैला के कुछ पॉलिटिकल पोस्चरिंग निकाल सकती है तृणमूल कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। अब ये देखिए ऐसी कोई न्यूज़ थी नहीं, और पीआईबी फैक्ट चेक को खुद ही इंडियंस को फैक्ट चेक करना पड़ा। इसके अलावा कुछ एक हैं ये एमॉक्स और एमॉक्सिसिलिन, ये भाई दे आर वेरी बिग फैंस ऑफ राहुल गांधी। तो मैंने देखा बहुत अच्छे ये पोस्ट करते हैं, अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बहुत प्रेम करते हैं। तो अमॉक्सिसिलिन थोड़े आगे चले गए, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि सऊदी अरेबिया अप्रीहेंडेड 2 इजरायली मोसाद एजेंट हु अटेम्प्टेड टू प्लांट बॉम्ब एंड लेटर ब्लेम ईरान, वन ऑफ देम। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत मत करिए इंडिया को ड्रैग करने में, कभी आईआरएस देना पे, कभी भाई हैदराबाद में इजराइल, ठीक है, कभी चाबहार। अननेसेसरी ड्रैग मत करिए यार। बीबीसी ने ओपनली कह दिया ना कि इंडिया ने बोला था
आईआरएस देना को, आप कृपया करके, आपको अगर मन है तो हम आपको सेंचुरी दे सकते हैं। हम आपको एक बर्थ दे देंगे, आप आराम से यहाँ रुकिए, खाना-पीना खाइए, आप हमारे मेहमान हैं। आप खुद ही इंटरनेशनल वाटर में गए, यूएस ने ठोक दिया, उसके बाद बोला गया हमने इन्फो लीक कर दी। दुनिया को पता है कि भाई वो यहाँ पे आए हुए हैं, राइट? अमेरिका ट्रैक नहीं करेगा क्या, आपको लगता है, ईरान के एसेट्स? अब देखिए एमईए फैक्ट चेक, प्लीज स्टे अलर्ट ऑफ सच प्रेपोस्टरस एंड अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया। इसके बाद देखिए क्या है, एक और क्लेम चल रहा था ऑन अ यूएस बेस्ड चैनल, One American News Network, former US Army Colonel Douglas McGregor made a statement suggesting that US. अब यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये था कि दादा इतनी हमारे मिलिट्री बेसिस को मार दिया गया है, और ऑब्वियसली थोड़ा एंटी ट्रम्प है तो इन्होंने बताया हमारे सारे बेसिस खत्म कर दिए। सो मच सो कि हमें इंडिया के पोर्ट्स को यूज करना पड़ रहा है। अब एक बात बताइए, जरा एकदम कॉमन सेंस सोच के बताइए कि वेस्ट कोस्ट में हमारे पास कारवाड़ है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है हम आईएनएस कारवाड़ को यूज करने देंगे, अपने पोर्ट्स को यूज करने देंगे यूएस को, कि यूएस आप जाके स्ट्राइक? उनके पास दियागो गार्सिया है, वो वहां से काम कर सकते हैं। इंडिया और इंडियन पोर्ट्स कहां से आ गए? तो ये एक कोई भी रैंडम इंसान आके इंडिया को कुछ कहने की कोशिश करता है, कोई गोरा कुछ कह देता है, कोई ईरानियन कुछ कह देता है, कोई इजरायली कुछ कह देता है, कोई फिलिस्तीनी कुछ कह देता है, तो कृपया करके भाई थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा होल्ड कर लीजिए। और भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भारत सरकार को कि भाई एमओडी और पीएमओ इन दोनों को मिलके एक आईडब्ल्यू का विंग बनाना चाहिए, ठीक है? खेलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है ऐसा डिफेंसिव फैक्ट चेक डजंट वर्क, ठीक है? ये तो दिस इज वन ऑफ द डिफेंसिव मेथड्स। एक अटैकिंग मेथड्स में हम काफ़ी पीछे हैं, ठीक है? इसके अलावा मीम्स हैं, म्यूजिक है, देयर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे आप अपने एनिमी को बिना लड़े हुए घुटने पे बिठा के रख सकते हैं। केस इन एग्जाम्पल देखिए, तरार चला रहा है जैसे पाकिस्तानी नेटवर्क्स, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहा है वो पाकिस्तानी आईडब्ल्यू पे। तो भारत को भी ये काम करना पड़ेगा, एंड देयर नीड्स टू बी पीपल हु आर टेक्नोक्रेट्स लीडिंग दिस, who are very smart about social media, who know these things. It cannot be about bureaucrats and ministers. ना स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, एंड एमओडी एंड पीएमओ आर दी टू ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन टुगेदर मेक अ लीथल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बताता हूँ, ये अल जजीरा जीरा वीरा लेके भागता रहेगा, तुर्की का टीआरटी वो रोना शुरू कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फॉर फ्यू डेज दैट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैंडल्ड आईडब्ल्यू, भाई फाड़ दिया था, हालत खराब हो गई थी, पतलून गिली हो गई थी इनकी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, कृपया करके ऐसी कहानियां मत फैलाइए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।